सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास क्या होगा, सेम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, हमने ये भी देखा था कि प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कितने नंबर में है और इलेक्ट्रॉन कितने नंबर है किसी एक एलिमेंट के अंदर। अब जैसे ये क्वेश्चन 2.1 आपको दे रखा है, तो इसमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ब्रोमीन एलिमेंट दे रखा है उस, और जो नीचे 35 लिख रखा है वो क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है ना वो होता है एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, एलिमेंट ब्रोमीन दे रखा है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैसे निकालने थे, अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसके इक्वल थे, नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर के, है ना। जो एटॉमिक नंबर होगा वही हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, है ना। तो कितने प्रोटॉन्स हैं, 35। और न्यूट्रल एटम अगर हम देखें, न्यूट्रल एटम का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ब्रोमीन है, इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, है ना। अगर Br+1 होता या +2 होता या -1 होता इसके ऊपर चार्ज, तो क्या हो जाता, वो होता आयन। लेकिन जो ब्रोमीन है वो क्या है, न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। अब एटॉमिक नंबर क्या है इसका, ब्रोमीन का 35, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 35, और प्रोटॉन कितने होंगे, 35। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। 80 में से 35 माइनस कर दीजिए तो वो क्या आंसर आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 45। देखो, तो ये था आपका 2.1 प्रॉब्लम। अब सेकंड देखते हैं हम 2.2। अब देखो जो क्वेश्चन 2.2 है ना, वो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता चलना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, और वो जो आपने पिछले वीडियो में देखा था ना कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को Z, किसी एलिमेंट को X से रिप्रेजेंट कर रहे थे, नीचे एटॉमिक नंबर को A से और एटॉमिक मास को Z से। तो ये पता होना चाहिए किसी, अब जैसे ब्रोमीन था ऊपर, उसको देख के ये पता होना चाहिए कि जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, अब ऐसे ही 2.2 है ये क्वेश्चन, तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, किसमें, स्पीशीज़ के अंदर। मतलब ये दे दिया आपको जानकारी, और ये दे के आपसे क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, ऊपर दे रखा था आपको एलिमेंट और उसकी जानकारी, और पूछ रखा था कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब आपको क्या दे दी इन्फॉर्मेशन कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता चला, पहले तो प्रोटॉन को देखो, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, इसका मतलब जो ये एलिमेंट, जो ये स्पीशीज़ हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16। अब 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फ़र का, क्योंकि 16 कौन से ग्रुप में आता है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के, जो 16 ग्रुप होता है। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, और उसके नीचे वाला कौन सा होता है, सल्फ़र। तो ये, या फिर एटॉमिक नंबर से आप देख सकते हो कि 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फ़र का होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो स्पीशीज़ है वो है सल्फ़र। ठीक है, अब आपको निकालना है एटॉमिक मास। मास कैसे निकालते थे, प्रोटॉन माइनस में, मतलब एटॉमिक मास माइनस में प्रोटॉन क्या होता था हमारा, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कर देंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो मास निकल के आ जाएगा। नंबर क्या है, 16, मतलब नीचे की वैल्यू। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन कितने हैं, 16, न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। अब 16 को 16 से ऐड करो तो क्या आ गया, 32। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी स्पीशीज़ है ना,
इसका एटॉमिक नंबर तो 16 है, इसका मतलब ये सल्फ़र है। अब इसका एटॉमिक मास क्या आ गया 32, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए, 18 दे दिए। अब हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन कितने, इसमें 16, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने थे, 16 होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कितने हैं, 18। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिए हैं। और जब कोई भी स्पीशीज़ बाहर से इलेक्ट्रॉन लेती है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस। लेकिन अगर हम बाहर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये 18 की जगह क्या होता, 15 होता, तो वैसे होने चाहिए थे 16, लेकिन है 15। इसका मतलब क्या, एक की कमी है। +1 करेंगे जब 16 हो जाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 2। अब 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से माइनस करना पड़ेगा। अब 18 - 2 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा सिंबल कि सल्फ़र के लिए क्या यूज़ होता है, S। और नीचे क्या लिखेंगे हम, एटॉमिक नंबर वो है 16, और ऊपर क्या है, एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 32। और 18 की जानकारी क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किए हैं बाहर से, तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 - चार्ज। देखो जो ये सिंबल है वो क्या आ गया आंसर, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सल्फ़र नीचे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जो कि हो गया 16। अब एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसका इक्वल टू 32। और ये 2 माइनस इसलिए आया क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था ना, उसके अंदर क्या था कि एक बीम को, अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, और फिर उससे कंक्लूज़न क्या निकला था कि हमारे जो मोस्टली जो लाइन थी वो सीधी पार करके चली गई थी बिना डिफ्लेक्शन के, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई थी हमारी अल्फ़ा रेज। और एक क्या पार्टिकल था 20,000 में से, उसने क्या कर दिया था, बिल्कुल वापस यू टर्न मार दिया था। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज़ लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम विद न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ, मतलब हमारे रदरफोर्ड ने ये बोला था कि जो हमारा एटम है ना वो बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह है। ठीक है, जैसे सेंटर के अंदर सन होता है ना, वैसे ही हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, और जो उसके चारों तरफ, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं ना अपने ऑर्बिटल्स के ऊपर, वैसे ही क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करेंगे। ठीक है, हाई स्पीड के अंदर, किसमें, अपने ऑर्बिटल्स के अंदर। When classical mechanics is applied to solar system, जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई की थी ना, किस पे, सोलर सिस्टम के ऊपर। अब ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, ये पार्ट होता है फिज़िक्स का, तो उसके फॉर्मूले वगैरह होते हैं। तो जब हमने उनके फॉर्मूले लगाए थे ना सोलर सिस्टम पे, इट शोज़ दैट प्लैनेट्स डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन। हमें ये पता चला था कि जो प्लैनेट्स है ना वो एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर ही घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट्स के बीच में, वो किस एक्सप्रेशन से दिया गया, G/m1m2/r²। ठीक है, वहाँ पे m1 m2 का क्या मतलब है, जो मास होगा वो, r का मतलब है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ मास, मतलब उनके बीच का, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, r से रिप्रेजेंट किया गया। और g क्या था हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द थ्योरी कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रिसाइजली द प्लेनेटरी ऑर्बिट्स एंड देज आर इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट। मतलब जो ये फॉर्मूला था ना, ये क्या कैलकुलेट कर पा रहा था कि जो प्लेनेटरी, मतलब प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स है ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उनको, मतलब उसका एरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें। दीज आर इन एग्रीमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट कर पा रहे थे वो।
The similarity between the solar system and nuclear model suggests that electrons should move around the nucleus in well-defined orbits. मतलब अगर हमने जो रदरफोर्ड ने कहा था कि सोलर सिस्टम की तरह है हमारा न्यूक्लियर मॉडल भी एटम का, तो इसके हिसाब से तो क्या होगा, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा और जो इलेक्ट्रॉन वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर, डिफाइंड ऑर्बिट्स मतलब अपने अपने ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। फर्दर और आगे जो कोलम्बिक फोर्स है जिसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या है, चार्जेस होंगे, और R क्या है, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। जैसे वहाँ पे क्या था, प्लैनेट्स के बीच का था ना डिस्टेंस, और वहाँ पे क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्जेस हैं, तो उसके बीच में क्या होगी, कोलम्बिक फोर्स हो जाएगी, ठीक है। और R क्या है, डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का। K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। इज़ मैथमेटिकली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो ये K है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है, मैथमेटिकली बिल्कुल सिमिलर है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि जो सोलर सिस्टम में लग रहा था उसमें क्या था, कैपिटल G था, वो क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यू क्या होंगी, सिमिलर होंगी मैथमेटिकली। हाउएवर व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट, जब कोई बॉडी किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही होगी ना, तो इट अंडरगोज एसेलरेशन इवन इफ इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। तो वो क्या करेगी, एसेलरेट कर जाएगी, क्यों, बेशक ही उसकी ऑर्बिट के अंदर क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि वो जो बॉडी है वो एसेलरेट कर रही है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स इज़ अंडर एसेलरेशन। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर मॉडल के अंदर प्लैनेट की तरह, जैसे हम कह रहे थे ना ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एसेलरेशन में होंगे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, मतलब मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी ना, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एसेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब मैक्सवेल ने जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी उसमें उसने ये कहा था कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, जब वो एक्सेलरेट करेगा ना, मतलब मूव करेगा और डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसमें से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है। और ये फीचर क्या था, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी कर रखी है कि सोलर सिस्टम से कंपेयर करके दिखा रखा है ना, तो जो रेडिएशन एमिट का फिनोमिना था ना, वो सोलर उसमें नहीं था, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रेडिएट नहीं कर रहे थे, ये किस पे था, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पे, ठीक है। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट के अंदर, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एमिट करेगा क्या, रेडिएशंस को। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और जो एनर्जी जो रेडिएशंस के अंदर से आएगी, मतलब उन किरणों के बाहर से आएगी, वो कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, कि इलेक्ट्रॉन अपना मोशन दिखा रहा है, वहाँ से वो एनर्जी आ रही है। तो जो ऑर्बिट है वो कंटिन्यू टू श्रिंक, अब ऑर्बिट क्या है, धीरे धीरे क्या होता चले जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा, मतलब पहले एरिया ज़्यादा था, अब एरिया क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। Calculations show that it should take an electron only 10-8 सेकेंड to spiral into the nucleus, और अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10-8 सेकेंड के अंदर जो न्यूक्लियस के ऊपर आ गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल उस तरीके से लो, जैसे आप एक रस्सी के ऊपर है ना बॉल बांध लो, ठीक है, अब उस रस्सी को पकड़ के गोल गोल घुमाओ आप, ठीक है, तो जब तक घुमाते रहोगे वो घूमेगा, अब उस रस्सी को छोड़ दो तो क्या होगा, अपने चारों तरफ आगे लिपट जाएगी, ठीक है। जैसे ही मोशन धीरे धीरे कम हो जाएगा तो वो क्या करेगी, सीधा अपने ऊपर आके लगेगी बॉल, ठीक है। ये तो हमने किया होगा यूजुअली, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करने से पहले आप क्या करते हैं, घुमाते हुए एकदम से क्या करोगे, घुमाना बंद कर दोगे तो वो अपने ऊपर ही आके लगेगा। तो सेम इसी तरीके से है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी
रिलीज़ करते करते, अब ये तो है नहीं, उसके अंदर एनर्जी का भंडार है, कभी तो एनर्जी ख़त्म होगी ना। तो 10-8 सेकंड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो चक्कर काटने की वजह क्या आता है, न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाता है। बट दिस डज़ नॉट हैपन, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। Thus the Rutherford model could not explain the stability of an atom। और यही वजह थी क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोलर सिस्टम से कंपेयर कर लिया था, इसी वजह से ये ड्रॉबैक आया था। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने कहा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर घूमता ऑर्बिट के अंदर तो वो तो 10-8 सेकंड के अंदर ही न्यूक्लियस पे आके गिर जाता। तो इसी वजह से क्या हुआ था, रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की स्टेबिलिटी, और इसका मॉडल क्या हो गया, कैंसल। If the motion of an electron is described on the basis of classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electron in an orbit is leading to the instability of an atom, then why not consider electron as stationary। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ कर रहे हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, तो उसके हिसाब से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रेडिएशन छोड़ रहा है और फिर वो अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान ले कि वो मूव ही ना कर रहा हो। अगर वो मूव ना करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं छोड़ेगा, और नहीं छोड़ेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब ऐसा माना नहीं माना वो क्या होगा वो देखते हैं। और इसमें देखो जो ये स्टार लगा के ऊपर वो लिख रखा था ना, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, ये थ्योरेटिकल साइंस होती है जो किस पे बेसिस है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे। और ये क्या स्पेसिफाई करेगी, लॉ ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उसके बारे में ये स्पेसिफाई करती है, ना कि माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को। ये सिर्फ किसको एक्सप्लेन करती है, मैक्रोस्कोपिक, जो बड़े होते हैं ऑब्जेक्ट around the nucleus। If electrons were stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and electron would pull the electrons toward the nucleus to form a miniature version of Thomson model of an atom। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया गया, स्टेशनरी मान लिया गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्टेशनरी फेज में होंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या कर लेगा, जो बाहर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उसे तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। और इस वजह से भी थॉमसन मॉडल क्या हो जाएगा, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब जैसे दो मैग्नेट हो गए, ये तो वही बात होगी कि एक नॉर्थ पोल बीच में रख दिया जाए, एक थोड़ी सी दूरी पे साउथ पोल रख दिया जाए मैग्नेट का, तो वो क्या करेंगे, वो छुटते ही क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो सेम यही, अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो वो स्टेशनरी अगर उसके सामने बैठा रहेगा तो क्या कर लेगा, उसे अट्रैक्ट। Another serious drawback of the Rutherford model is that it says nothing about distribution of electron around the nucleus and energy of these electron। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था इसका, रदरफोर्ड मॉडल का, वो ये था कि इसने ना तो ये बताया कि हमारे न्यूक्लियस के अराउंड कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना इसने ये बताया कि जो एनर्जी होगी इन इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, ठीक है। और इसी वजह से अब क्या आया, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसी वजह से क्या हुआ, बोहर मॉडल सामने आया। पहले जे थॉमसन का आया, उसके बाद किसका आया, रदरफोर्ड का, लेकिन दोनों क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के अराउंड, या फिर उस स्टेशनरी होगा या फिर मूविंग होंगे, वो कुछ नहीं बताया इन्होंने। Historically, results observed from the studies of interaction of radiation with the matter have provided immense information regarding the structure of atom and molecules। मतलब हिस्ट्री चेंज करने वाले रिजल्ट तब सामने आए जब क्या पढ़ा साइंटिस्ट ने कि रेडिएशन का इंटरेक्शन किसके साथ, मैटर के ऊपर। अब मैटर के ऊपर क्या किया उन्होंने, रेडिएशन डाल दी गई और उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे एटम का और मॉलिक्यूल्स का। अब जो नील्स बोर थे
यूटिलाइज दीज रिजल्ट टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। अब जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था ना, उसको इम्प्रूव किया था किसने? बोर मॉडल ने। मतलब उसी के से आइडिया लिया कि ये क्या कह रहा है। टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। मतलब इसने क्या की थी? दो डेवलपमेंट की थी, दो नई चीज़ें ऐड की थी किस, और इससे क्या बना था? बोर मॉडल ऑफ एटम आ गया। तो ये दो चीज़ें कौन सी थी जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी थी? पहला था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उनके दो नेचर होते हैं, इसने ये बताया। डुअल का मतलब होता है टू। जैसे डुअल सिम डलती है ना फ़ोन के अंदर, मतलब दो सिम डल सकती है, वही ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उनके दो कैरेक्टर होंगे। कौन कौन से? एक तो वेव लाइक कैरेक्टर होगा, एक पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। मतलब वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। अब सेकंड है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इसने ये भी बताया कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाया जाएगा तो उसके क्या क्या एक्सपेरिमेंट रिजल्ट थे, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर है, कि दो दो नेचर कैसे शो कर पा रहा है हमारा मैटर। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.4। और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे किसके? एटॉमिक स्पेक्ट्रा के, वो हम डिस्कस करेंगे 2.4 के अंदर। अब पहले पढ़ेंगे हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, वेव का मतलब होता है तरंगे। जैसे आप तालाब के अंदर क्या करते हो? पत्थर फेंक देते हो तो वो अलग सी शेप नहीं हो जाती, पॉन्ड के अंदर वेव्स बनना शुरू हो जाती है, लहरें बनती हैं। तो वो नेचर दिखा रहे हैं ये, पहले उसके बारे में बता रहे हैं कि वेव नेचर कैसा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ठीक है, इन मिड 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के बीच में, physicists actively studied absorption and emission of radiation by heated objects। मतलब जो फिजिक्सिस्ट थे, मतलब जो फिज़िक्स पढ़ने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या स्टडी किया था कि कैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी या फिर एमिट होंगी। कब? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कोई लोहे की चीज़ ले ली, उसे गर्म करना शुरू किया गैस के ऊपर, चाकू ही ले लो, नाइफ़ ले लो, तो वो क्या किया? गर्म करना, तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना, वो रेड कलर का हो जाता है जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर ब्लू कलर, मतलब ये अलग अलग कलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर बाद में एमिट कर रहा है, इसी वजह से तो कलर आते हैं। These are called thermal radiation। और क्योंकि ये हीट की वजह से आए हैं तो इनको क्या बोला गया? थर्मल रेडिएशंस। They tried to find out what the thermal radiation is made। मतलब साइंटिस्ट ने फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये जो थर्मल रेडिएशंस दिख रहे हैं हमें, वो किस वजह से बने हुए हैं, मतलब क्या कारण है इनका बनने का। इट इज़ नाउ अ वेल नोन फैक्ट दैट thermal radiations consist of electromagnetic waves of various frequency and wavelengths। और फिर उससे ये पता चला कि जो थर्मल रेडिएशन है वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिस्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या होंगी? वेरियस फ्रीक्वेंसीज होंगी और वेवलेंथ्स होंगी। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट विच वर अननोन इन द मिड 19th सेंचुरी। अब कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो अब तो नोन है, लेकिन उस टाइम पे क्या थे? मिड 19th सेंचुरी में पता नहीं था साइंटिस्ट को कि ये क्या होते हैं, फिनोमिना भी होते हैं। फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन लॉ ओकर्ड इन 1850। मतलब जो पहली स्टडी थी ना थर्मल रेडिएशन की, वो कब की गई थी? 1850 के अंदर। एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द एमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। और जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और एमिशन की, ये वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग, कब? जब चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? एक्सेलरेशन में थे तब। तो was developed in early 1870s by जेम्स क्लर्क में।
मैक्सवेल, मतलब जो हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे, उन्होंने अर्ली 1870 के अंदर क्या कर दी थी, ये थ्योरी डेवलप कर दी थी, जो एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म किसने की थी बाद में, हेनरिच हर्ट्ज ने। ठीक है, हेयर वी विल लर्न सम फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अब हम क्या याद करेंगे, कुछ फैक्ट किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। जो जेम्स मैक्सवेल है, उन्होंने 1870 के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले क्या किया था, ये कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन दी थी किसके बारे में, कि कैसे चार्ज बॉडीज़ इंटरेक्ट करती हैं और कैसे उस बॉडी का क्या होगा, बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किस लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे। He suggested that when electrically charged particles move under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, कब, जब वो एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है उसके अराउंड, और वो ट्रांसमिट भी हो रहा है। ठीक है, दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा था, वेव्स की फॉर्म में, और उसी वेव्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, लाइट इज फॉर्म ऑफ रेडिएशन known from early days and speculations about its nature dates back to remote ancient times। मतलब जो हमारी लाइट है वो क्या है, रेडिएशन की एक फॉर्म है जो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, मतलब पहले हमारे साइंटिस्ट जानते थे, और स्पेकुलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू रिमोट एंशियंट टाइम, मतलब बहुत पहले भी इसके नेचर के बारे में क्या था, हमारे साइंटिस्ट को पता था। इन अर्लियर डेज, मतलब शुरुआती दिनों में, न्यूटन, लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब हमारे न्यूटन क्या सोचते थे कि जो लाइट है ना वो किससे बनी हुई है, कुछ पार्टिकल्स से बनी हुई है। ठीक है, जिसे हम कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। इट वॉज ओनली इन 19th सेंचुरी व्हेन वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज एस्टेब्लिश्ड। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, ये पता लगा कि जो हमारी लाइट है उसका वेव नेचर भी होता है। ठीक है, Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic character। और जो मैक्सवेल थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो लाइट वेव्स होती है ना वो किससे एसोशिएट होती हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर, मतलब उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, लाइट वेव्स के अंदर, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को कैसे दिखा रखा है, ब्लू लाइन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को दिखा रखा है रेड से। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, these components have same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular planes। मतलब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना वो दो कंपोनेंट है किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। मतलब अगर कॉमन एग्जाम्पल में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के क्या हैं, वेव के क्या हैं, दो बेटे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, इनकी वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, स्पीड भी सेम और एम्पलीट्यूड भी सेम है, पर इनकी डिफरेंस क्या है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में, म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे एंटी हैं दोनों एक दूसरे के। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, हालांकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, नेचर के अंदर जटिल होता है। वी विल कंसिडर हेयर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज़, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ को ही कंसिडर करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, एक सेकेंड, particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave। Simplified picture of electromagnetic wave in 2.6।
मतलब जो 2.6 के अंदर हमने देखा था ना, तो उसमें क्या देखा था कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा था, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से। और वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। और वो किसके भी परपेंडिकुलर थे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब ये जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही थी, मतलब चल रही थी, उसके भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्या, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस। अब दूसरा, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। अब जो ये सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो साउंड वेव और सिंपल वेव की तरह नहीं है कि उन्हें कोई मीडियम ही चाहिए ट्रैवल करने के लिए। क्या करती हैं, वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ। और अब साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, वो बहुत सारे टाइप की होती हैं। और वो किस में डिफरेंट होती हैं, वेवलेंथ में या फिर फ्रीक्वेंसी। मतलब हर उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, दीज कंस्टिट्यूट व्हाट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब अरेंज होती है ना एक ऑर्डर के अंदर, तो क्या बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हम फिगर 2.7 के अंदर देखेंगे। डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। मतलब अलग अलग स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन किया गया, अलग अलग नाम के साथ। कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या वो है रेंज 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक है, यूज़ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। और वो किस में हेल्प करती हैं, अब रेडियो आपने सुना होगा तो ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प करती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। दूसरी है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का रीज़न क्या है, 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, ये किस में हेल्प करती है, रडार के अंदर। तीसरा है इंफ्रारेड रीजन्स, इसकी रेंज कितनी है, 10⁻13 हर्ट्ज। और ये किस में यूज़ होती है, हीटिंग के अंदर। मतलब जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, IR रेज। अगला है UV रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻16 हर्ट्ज। तो ये कंपोनेंट है किसका, सन की रेडिएशन का। क्योंकि UV रेज से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, सनस्क्रीन, है ना। हालांकि सब भी नहीं लगाते मेरी तरह, लेकिन कुछ लगाते हैं। Small portion around 10⁻15 hertz, which is ordinarily called visible light। देखो पढ़ाते पढ़ाते हैं थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो ये नहीं है कि आपकी मैडम तोतली है, ठीक है, तो ये मत समझना। कभी कभी पढ़ाते वक्त जल्दी जल्दी में कुछ वर्ड्स होते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, बस वो सबके साथ होता है, कॉमन है। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे कि जो छोटा सा पोर्शन है जो 10⁻15 हर्ट्ज का, वो किस में आता है, विजिबल लाइट के अंदर। इट इज़ ओनली दिस पार्ट विच आवर आइज़ कैन सी। और सिर्फ यही पार्ट ऐसा होता है, विजिबल पार्ट, जो हमारी आंखें देख सकती हैं। ठीक है, मतलब भाई आसपास जो भी हम देख सकते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि ये विजिबल रीजन के अंदर आता है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन। और जो बाकी रेडिएशन थे उनको देखने के लिए क्या होता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कुछ स्पेशल उपकरण बनाए जाते हैं। देखो ये था वो टेबल, इसके अंदर लिख रखी है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ होगी वो मीटर के अंदर होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज के अंदर। जो ऊपर लिखी हुई है ना, 10⁻0, 10⁻2, फिर 4, 6, 8, 10, तो ये क्या दिखा रखा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जा रही है। कहाँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, टॉप में जो वैल्यूज़ लिखी हैं। और नीचे अगर हम देखें तो लैम्डा क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। अगर लैम्डा बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो लैम्डा क्या होगी, कम होगी। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की, उसके बाद एक्सरे, फिर यूवी, फिर आईआर, फिर माइक्रो, फिर एफएम, फिर एएम, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, गामा, एक्सरे, यूवी। और विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ लाई करता है? 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो अलग अलग यूनिट्स में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन को हम किस चीज़ के अंदर देख लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी स्टडी करते हैं और वेवलेंथ के टर्म में भी। अब दोनों अलग अलग चीज़ है तो क्या करेंगे, इनकी टर्म्स और यूनिट भी अलग अलग होगी। अब फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। It is defined as number of waves that pass a given point in 1 second. ये किसकी डेफिनेशन है? हर्ट्ज की। मतलब हम क्या डिफाइन करेंगे हर्ट्ज को, फ्रीक्वेंसी को? ये क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स दैट पास एट अ पॉइंट, मतलब कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हो रही है 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, वेवलेंथ शुड हैव यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब वेवलेंथ के अंदर क्या यूनिट होनी चाहिए? लेंथ की। सो जो एसआई यूनिट है लेंथ की वो क्या होती है? मीटर। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉल यूनिट्स आर यूज। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, छोटी यूनिट्स को लेंगे, जैसे नैनोमीटर वगैरह हो गया वो। अब 2.7 फिगर जो नीचे दिखा रखा था वो क्या शो कर रहा है? डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो किस चीज़ में अलग हैं? सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है और वेवलेंथ अलग है। ठीक है, इसी वजह से सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? अलग अलग, और उनके खुद के एक नाम है। और वैक्यूम के अंदर सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल एट द सेम स्पीड। मतलब ये बात ध्यान रखने की है कि जो वैक्यूम जब होगा ना, जब एयर नहीं होगी, तो जितनी भी टाइप की रेडिएशन आपने देखी है ना नीचे 2.7 के अंदर, चाहे उनकी कुछ भी वेवलेंथ हो, लेकिन वो किस स्पीड में ट्रेवल करेंगी? जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड। इट इज़ गिवन बाय सिंबल सी, सी सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हमने शुरू से ही पढ़ते आए हैं, तो इतना आई थिंक इतना तो पता ही होगा। जो फ्रीक्वेंसी है उसे किससे डिनोट करते हैं? न्यू से, और वेवलेंथ को लैम्डा। ये जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं, ये सिंबल लिख रखे हैं शॉर्ट फॉर्म, ये लिखी जाती हैं। तो इक्वेशन की फॉर्म में, मैथमेटिकल में आप पूरा थोड़ी ना लिखोगे, उसमें तो सीधा फॉर्मूला लिखा जाता है। और फॉर्मूला किससे? जिस चीज़ से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब C इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा। C का मतलब क्या था? वेवलेंथ, या फिर ना वेवलेंथ नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की कितनी स्पीड है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। न्यू का क्या मतलब था? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये किसके अंदर है? हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। अब लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को किस में यूनिट करते हैं? मीटर। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? स्मॉल होती हैं, तो इसे करते हैं नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिखा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे न्यूमेरिकल, जैसे ये फॉर्मूला है ना, C इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपको क्वेश्चन में क्या दे देंगे? न्यू की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में जैसे 50 हर्ट्ज दे दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। तो आपको निकालनी है क्या? कितनी वेवलेंथ होगी उसकी? तो C की वैल्यू तो हमें पता ही है, 3 × 10⁸ इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो 50 क्या हो जाएगा? उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, इससे क्या आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो दूसरी क्वांटिटीज़ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम पढ़ते हैं वो क्या है? वेव नंबर, और उसे किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार से।
इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब एक पर यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स क्रिएट हो रही हैं उसको क्या बोलेंगे हम, वेव नंबर। और ये किसकी रेसिप्रोकल है, वेवलेंथ की। मतलब जैसे रेजिस्टेंस का नहीं था उसी तरीके से इसमें है, जो वेव नंबर होगा वो किसका इन्वर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा वेवलेंथ का। ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा क्या था, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ की क्या यूनिट थी, मीटर, तो मीटर का उल्टा क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर दूसरी यूनिट हम सेंटीमीटर में भी लेंथ को मेज़र करते हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं बोल रही थी ना न्यूमेरिकल्स आएंगे आएंगे, आ गए। अब देखो ये क्वेश्चन नीट में आया था 2.3 प्रॉब्लम, क्योंकि नीट के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन ये प्रॉब्लम से उठ के आते हैं, यूँ कि यूँ चिपका देंगे आपको और करना है। ठीक है, ना यकीन हो तो इसे सर्च कर लेना, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था और अभी रिसेंट ही आया, ये भी नहीं कि कहीं 2001 में या फिर 90s में आया होगा, नहीं, अभी लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आया। देखना आप क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक विविध भारती क्या है, रेडियो स्टेशन है ऑल इंडिया का दिल्ली के अंदर, तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है क्या, अपना कोई प्रोग्राम चला रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1368 किलो हर्ट्ज़ है। किलो का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, अगर हर्ट्ज़ के अंदर चेंज करना हो तो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दे क्या रखी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ निकालनी है। मैंने बताया था ना ऐसे देंगे तो सी की वैल्यू हमें पता होती है, न्यू की वैल्यू दे रखी है। अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या है कि किलो हर्ट्ज़ के अंदर दे रखी है, तो किलो हर्ट्ज़ की जगह हमें क्या करना है, कन्वर्ट हर्ट्ज़ के अंदर। तो हर्ट्ज़ के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 किलो हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज़, तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10⁻3। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, क्योंकि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा था ना। अब न्यू क्या आ जाएगा, सी के डिवाइड में, तो ये फॉर्मूला आ गया ना यूँ का यूँ, तो इसी से सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या खेलते हैं, वो यूनिट के साथ खेलते हैं। जैसे 1 किलो हर्ट्ज़ दे दिया, अब कोई सीधा बिना 10⁻3 से मल्टीप्लाई किए इसे किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किए बिना करेंगे तो हो गया ना क्वेश्चन गलत, क्योंकि यूनिट ही ठीक नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वजह से यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। तो इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 219.3 मीटर। और अगर आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करने हैं ना तो खुद सॉल्व किया करो, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि पेपर में कोई आपको कैलकुलेटर देने नहीं आएगा। तो जितनी बार करोगे ना, एक बार मुश्किल लगेगा, लेकिन दोबारा तिबारा एक ही क्वेश्चन को बार बार करोगे ना आप, और बाकी के क्वेश्चन जैसे ये चैप्टर हो गया, तो नीट के प्रीवियस ईयर देखो, उसी टाइम पे नीट और IIT JEE के उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका और भी पक्का होता चला जाएगा। ठीक है, फिर आप नहीं भूलोगे, एक चीज़ को जितनी बार रिपीट करोगे ना वो उतना ही ज़्यादा वो हो जाएगा, पक्का होता चला जाएगा, फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2.4 आपको खुद घर पे करना है। इसमें क्या है, वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ दे रखी है, तो इसमें क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इसमें वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, और इसमें लैम्डा दे ही रखा है, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो यूनिट कन्वर्जन ज़रूरी है। इसी वजह से जो 11th क्लास का चैप्टर 1 था उसके अंदर यूनिट्स दे रखी थी, याद है ना, जब बोल रहे थे कि ये क्यों दे रखा है इस चैप्टर में। अब पता चला क्यों दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसी वजह से दे रखा है वो। अब एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻8 से। ठीक है, और अगर आपको मीटर में करना है, क्योंकि सी क्या होता है, लाइट की स्पीड, तो लाइट की स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड, तो हमें लैम्डा को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 मीटर से। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, तो 1/λ क्या हो जाएगा, न्यू बार
निकला है वेव नंबर। और दूसरा क्या निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या था, सी अपॉन लैम्डा। आप सी अपॉन लैम्डा कर लेना तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है, तो ये था। और अब पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि चंक्स में डिवाइड किया था चैप्टर, वो इसीलिए किया था कि एकदम से ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। ठीक है, और समझ में भी आ जाए। थैंक यू।